आज 2 साल के अरसे के बाद ये पहला मौका है कि रमजान मुबारक और ईद उल फितर भी बगैर किसी बंदिश के मनाई जाएगी। लोगों में जो खौफ की नफ्सियात थी कोरोना वायरस के नतीजे में, जो वबा फैली हुई थी, उसने पूरी दुनिया में एक क़यामत सी बर्पा कर रखी थी। हर तरफ हू का आलम था, ज़िंदगी के मामूलात दरम-बरम हो गए थे और हर कोई खौफ की नफ्सियात में जी रहा था, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इस मौके पर हिंदुस्तान में लोगों को खौफ की नफ्सियात से बाहर निकालने के सिलसिले में हमारे जो आज के मेहमान हैं, डॉक्टर मोहम्मद सैयद कुतुबुद्दीन साहब, जो अमेरिका में मुक़ीम हैं, वहाँ के अब वो शहरी हैं। उन्होंने कई मज़ामीन लिखे जो उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और दीगर इलाक़ाई ज़बानों में छपे और उसके नतीजे में बहुत से लोगों को खौफ की नफ्सियात से बाहर निकलने में मदद मिली और उन्हें समझ में आया कि कोरोना की जो बीमारी है, कोरोना की जो वबा है, उससे किस तरह से लड़ा जा सकता है, उस पर जो है किस तरह काबू पाया जा सकता है और अपने आप को उससे बचाया जा सकता है। अब ईद में अब कल दुनिया में बेशतर हिस्सों में ईद मनाई जाएगी और हमारे बरसग़ीर में उसके दूसरे दिन, उसके 1 दिन बाद ईद मनाई जाएगी। लेकिन जो कोरोना वायरस का, कोविड का जो खतरा है, वैक्सीनेशन कराने के बावजूद भी तकरीबन हिंदुस्तान की पूरी आबादी में जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का खतरा, कोविड का खतरा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी मुख्तलिफ जो है केसेस की तफ़सीलात आ रही हैं, केसेस की तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। वो और इस हवाले से वो हमसे बात करेंगे, नाज़रीन की रहनुमाई फ़रमाएँगे। डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब, आपका इस सालार के इस प्रोग्राम में, ख़ुसूसी प्रोग्राम में इस्तक़बाल है, ख़ैर मक़दम है। आपने ज़हमत गवारा की है या इस वक़्त आप वहाँ पर रात है, तकरीबन 12 बज चुके होंगे रात के, लेकिन उसके बावजूद आप सालार के नाज़रीन के लिए तैयार बैठे हैं उन्हें उन्हें रहनुमाई देने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना जो है तारुफ़ कराएँ कि मैं नाज़रीन को ये भी बता दूँ कि उनकी दिलचस्पी के लिए कि डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली किले के भी मुशीर रहे हैं। तो मैं खुद ही उनसे गुज़ारिश करता हूँ कि वो अपना तारुफ़ कराएँ, मुख्तसर तारुफ़ कराएँ ताकि ख़ारी नाज़रीन को मालूम हो कि डॉक्टर साहब की क्या हैसियत और क्या मुक़ाम है और वो किस तरह जो है अमेरिका पहुँचे। आवाज़ नहीं आ रही। आपका वो खुला खुला हुआ नहीं है। 1 मिनट। अब ठीक अब है? अब आ रही? हाँ, अब आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बारी मसूद साहब फॉर इंट्रोडक्शन एंड दिस अपॉर्चुनिटी। और मेरी तरफ से सबको, सालार के व्यूवर्स को और तमाम हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते। मैं यहाँ पर 30-35 साल से अमेरिका में हूँ। MBBS उस्मानिया से करने के बाद इधर आ गया, फिर यहाँ पर रेसिडेंसी किया, फेलोशिप किया और बहुत से फील्ड्स में इन साइकियाट्री में स्पेशलाइज भी किया। उसमें बच्चों की नफ्सियात है, बड़ों का है, जीरियाट्रिक्स है, एडिक्शन साइकियाट्री है और फैमिली साइकियाट्री है। इसमें जो है बहुत सी ट्रेनिंग किया और प्रोफेसरशिप भी रहा, MD भी किया, फिर उसके साथ PhD भी किया। और PhD में जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी उसमें किया हूँ और कई यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ और टीच भी करता हूँ एज ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। तो ये एक अच्छा मौका है मुझे कि मैं आप इंट्रोड्यूस में खुद आप बताए कि मैं मज़ामीन लिखा था कि जब एक बीमारी आती है कोरोना तो उसके साथ 100 मुसीबतें लाते हैं। तो जहाँ पर हेलो? फिजिकल चैलेंजेस थे, उसके साथ-साथ साइकोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत हुए थे। लोग डर गए थे, लोग पैनिक हो गए थे, लोग फोबिक हो गए थे। इसके लिए मैं उन लोगों को सही टाइम पर ये मशवरा दे रहा था कि भई ये जो है कोरोना, इससे मुदाफ़ियत करनी चाहिए, इसका डट कर मुकाबला करना चाहिए।
इससे लड़ना चाहिए और एक साइक्ड अप होना चाहिए अपने दिमाग को कि वी आर गोइंग टू डिफीट दिस चैलेंज। और ये चैलेंज कोई मामूली चैलेंज नहीं था। 300-400 साल के बाद ऐसा बड़ा वबा आई है जो पैंडेमिक था, और उसमें मिलियंस ऑफ लोग चले गए। इसमें दुनिया जो है अपसाइड डाउन हो गई। समझिए कि जो हम अब तक एडी बोलते थे, जैसा 2020, 2021, 22 है, इसको हम ये कह सकते हैं कि पीसी 2022 पीसी पोस्ट कोरोना, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस ये था, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड केम टू ए स्टैंड स्टिल। रुक गए, लोग सहम गए, डर गए कि क्या ये क़यामत है। लाइक यू सेड, इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, और पूरे लोग इससे जो है, एक समझिए कि मिलियंस ऑफ लोग इसमें इंतकाल कर गए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है इकोनॉमिकल, सोशल एंड ऑल द इकोलॉजिकल चैलेंजेस आए, उससे बहुत नुकसानात हुए। तो ये जो चैलेंज था, जो पैंडेमिक था, हमारे लिए टेस्ट ऑफ टाइम्स था, टेस्ट ऑफ आवर विल्स था, टेस्ट ऑफ आवर विल पावर था, टेस्ट हाउ वी विल सर्वाइव दिस चैलेंज। तो इस चैलेंज के लिए हमको पहले से इसका इतला नहीं थी, मगर ये कोई नई बात नहीं है। These challenges are biological phenomenon. इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ऐसी चीजें आते रहते हैं, खुदा कहिए या नेचर कहिए, टू बैलेंस आवर इकोलॉजिकल सिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम, हाइजीनिक सिस्टम। ये जो हम पोल्यूशन कर रहे थे दुनिया को, उसको अल्लाह ताला या समझिए नेचर वांटेड टू ब्रिंग बैक, रीसेट द होल वर्ल्ड। इस तरह किए हैं कि सब लोगों को मालूम होगा कि व्हाट दे आर एंड हाउ दे कैन behave themselves as human being, not as arrogant people. तो इससे बहुत से जो है चैलेंजेस आए, और हमको एक मौका मिला कि टू सेल्फ इवैल्यूएट एज ए पर्सन, as a community, as a society, as a country, as whole world, that we belong to this. We are all citizens of the world. We are not individuals anymore. We are interdependent on each other. अगर एक को बीमारी लगती है तो दूसरों को भी लग सकती है। इसके लिए हमको एक बड़ा चैलेंज भी था। इट वाज ए क्राइसिस एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिहेव आवरसेल्फ साइंटिफिकली, नॉट टू पैनिक। इसके लिए जो है हमको बड़ी एहतियात बरतनी जरूरत है, क्योंकि ये जो वायरस है, दिस इज नॉट वही सिली या स्टूपिड वायरस नहीं है। ये बड़ा स्मार्ट है और डुप्लीकेट करता है, बहरूपिया बनता है, म्यूटेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ऐसे तो बहुत से वायरस आते हैं, बट दे आर नॉट एज डेडली एंड नॉट एज स्केरी नहीं होते। मगर ये चूंकि दुनिया को देखा हुआ है, इससे पहले 18 टाइप के वायरसेस आए हैं। दिस कोविड-19 वाज द डेडलीस्ट वन। तो हमको अभी भी जो है जागृत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अटेंट रहना चाहिए कि हम इस जो कोरोना को मामूली ना समझें। इसलिए है कि ये जो कर रहा है, एवरी 3 मंथ्स चेंज हो रहा, नाम बदल रहा है, पता बदल रहा है। कहीं जब इंग्लैंड में होता है तो कोई साउथ अफ्रीका में जाता, कभी बीजिंग में होता है, शंघाई में जाता, कभी जो है दूसरे कंट्रीज में जा रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स आए हैं, उसमें बता रहे हैं कि डेल्टा ओमिक्रॉन भी आएगा, अल्फा भी आएगा, और से कई नाम से वो अपने आप को पेश करता रहेगा। तो दिस इज नॉट टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय, मगर यह है कि काशियस ऑप्टिमिस्टिक, यानी उम्मीद रखिए अच्छे की, मगर यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुतबुद्दीन साहब, जो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट की बात कर रहे हैं आप, वैक्सीनेशन तो बहुत लोगों से तकरीबन हो चुका है। ईद के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। अब 2 साल के बाद पहली मर्तबा बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। नमाज ईद जो होगी, ईदगाह में होगी, मस्जिदों में होगी। तो इस सिलसिले में जो नमाजियों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए? क्या उन्हें वही जो प्रोटोकॉल जो पहले दिया गया था, वही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाहिए, या उसमें कुछ कमी बेशी करनी चाहिए? देखिए बारी साहब, सबसे पहले मैं आप तमाम को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूं, और ईद की बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ईद अनकरीब आई है और हमारे लिए खुशी लाई है कि हम कोरोना से जो है महफूज होकर एक नए सिमत में जा रहे हैं। अल्लाह करे कि इसमें जो है बरकत हो और ओमिक्रॉन कम अंडर कंट्रोल। मगर इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है।
इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो पड़ोसी है बाजू में, शंघाई, बीजिंग, हांगकांग, ये बहुत बुरी तरह से लपेट में आए हुए हैं। देखिए 25 मिलियन का शहर है शंघाई, दैट वाज लॉकडाउन टोटली। कैन यू इमेजिन? उनको खाने के लिए परेशानी हो रही थी इतने, हालांकि सब कुछ होने के बावजूद दे वर सो हेल्पलेस एंड वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आप तो देखते हैं, आप तो जानते हैं कि शंघाई का जो हाल हुआ है, इट्स हॉरिबल, इट्स वेरी वेरी टेरिफाइंग टू सी दैट 25 मिलियन पीपल दे वर कम टू ए स्टैंड स्टिल। बेचारों को घर में अगर कोई लाना है, जाना है, तो भी इजाजत लेके जाना पड़ा, खाना भी जो है घर को लाना पड़ा। तो ऐसी सूरत में फ़अतबिरू या उलुल अब्सार, ओ पीपल, heed, give attention to what's happening in the world. Don't be live in an ostrich mentality, यानी शुतुरमुर्ग की तरह इतना देखकर मत बैठिए। Look around what's happening and it may come and it will come. ऐसे chances लग रहे हैं कि it will visit India again, क्योंकि हम vulnerable है, हमारे population बड़ा है, हमारा crowding ज्यादा है, हमारा hygienic system, और हेल्थ सिस्टम अच्छा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। इवन दो चाइना हैड बेटर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, वी डू नॉट हैव दैट वन। तो ऐसी सूरत में हम पर लाजिम है कि वी हैव टू बी केयरफुल। ईद को ईद मुबारक रहे, मगर उसके साथ साथ एहतियात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एहतियात नहीं करेंगे, मान लिया कि चलो सभी लोग आप ले लिए हैं, वैक्सीनेशन ले लिए हैं, मान लिया कि जो है सब लोग समझदार हैं कि हम ऐसा इतना क्राउडिंग नहीं करेंगे, हम अपने आप को एक दूसरे से मोहब्बत का जो है दिल से करना चाहिए, ना कि जो एक दूसरे को जो है करीब से वो करके, ये भी कर सकते हैं, मगर एहतियात बेहतर है। इसमें ये एहतियात के लिए क्या है, इवन दो इट्स नॉट फुल फ्लेज इन कोरोना नाउ इन इंडिया, but it's going to happen if we do not pay respect and attention to the guidelines. Guidelines में ये है थोड़ा क्राउडिंग के साथ साथ मास्क पहनना अभी भी मैं समझता हूँ बेहतर है, even though it may be uncomfortable, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, but overall it's very hygienic and very preventive. देखिए साहब, अगर हम प्रिवेंट करते हैं तो ये हमारे लिए भी जान को बचाते हैं और दूसरों का भी जो है जान को जो है बचा सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो क्या गले मिलना चाहिए? ईद के दिन जो उमूमन एक रिवायत बनी हुई है गले मिलने की, एक दूसरे से बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं, हालांकि रोजाना मिलते हैं, रोजाना एक साथ, लेकिन ईद की नमाज होने के बाद जो गले मिलते हैं, तो क्या लोगों को गले मिलने से अवॉइड करना चाहिए या मास्क लगा के मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए साहब, मैं तो ना मुफ्ती हूँ ना कोई आलिम, वो तो कोई आलिम साहब से पूछिए, मगर एज ए फिजिशियन मैं ये कहूंगा कि जो है मिले इस तरह मिले कि जरा टच भी ज्यादा नहीं करें, थोड़ा सा फासला रखकर मिले। असल इसका मकसद ये है कि हालात को समझना चाहिए आदमी को, कि हालात ऐसे हैं तो इस हालात में एहतियात करना जरूरी है। हाँ जरूर, दिल से दिल मिलना जरूरी है, लुक इनटू द आईज, मोहब्बत से मिलिए, एक दूसरे से इतना करीब होकर करने से ही नहीं होता, उसमें फिजिकल कांटेक्ट का जो है थोड़ा सा डिस्टेंस रखना बेहतर है। हिंदुस्तान में जो सेकंड वेव में जो तबाही आई थी, जो मौत का रक्स जो हो रहा था जबरदस्त तरीके से, तो वो अभी भी एक तबका उस नफ्सिया से बाहर नहीं निकला है। उसको किस तरह से बाहर निकाला जाए? खासतौर से जो नॉर्थ इंडिया में हुआ था, यूपी में हुआ है, आपके दिल्ली में हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर इनएडिक्वेट जो है तो हेल्थ फैसिलिटीज है, वो अस्पताल, फिर जो तिब्बी अमला है वो उस तरह से डेडिकेटेड तौर पे काम नहीं करता है, प्रोफेशनल अंदाज में काम नहीं करता है। वो आपको प्राइवेट इसमें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो केयर मिल जाएगी, लेकिन सरकारी अस्पताल के जो अमला होता है उमूमन, यहाँ का जो मिजाज है बना हुआ, आप खुद यहाँ पे रहे हैं, देख चुके हैं। बिल्कुल, जो यूपी और नॉर्थ इंडिया में हुआ है, दैट वाज वेरी ट्रेजिक, वेरी हॉरिबल, और लोगों का जो सड़कों पर मरना, नदी नालों में उनकी लाशें बहना और दरियाओं में उनकी लाशें आना, ये काबिले जो है पुरदर्द दास्तान थी। हमको इससे सबक लेना चाहिए। बहुत अफसोस की बात से, अफसोस से कहना पड़ता है कि वी डिड नॉट हैंडल द वे वी शुड हैव। अब की दफा उसका जो खौफ है वो बरहक है। दैट्स अ वैलिड रीजन टू हैव पैनिक, it's a very valid reason to depress, valid reason to be anxious, very valid reason to be depressed। ऐसे हालात में इंसान को खुद ब खुद एक सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है,
दैट गेट्स इम्बैलेंस। सेरोटोनिन जो अमीन्स तो है जो बैलेंस करते हैं दिमाग को एक अच्छी पॉजिटिव विंग में लाते हैं, वो जो है जब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस तरह कोविड का है, अपने अजीजों की मौत का देखे, मल्टीपल डेथ इन ए फैमिली देखे, लोगों का मरना सड़कों पर देखे, लोगों का बहना, उनकी लाशें जो है दरियाओं में देखे, ये बड़ा दर्दनाक मंजर था, खौफनाक मंजर था, अलमिया था हमारे लिए। तो ये जो खौफ बैठा है ये तो जेन्युइन खौफ है, मगर इसको किस तरह निपटा जाए ये है कि हमको पहले तो ये नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह के मसाइल, इस तरह के चैलेंजेस कौमों पर आए हैं, मुल्कों पर आए हैं, तारीख में है। 1917 में आया, 1907 में आया, स्पेनिश फ्लू आया, ब्लैक प्लेग आया, ब्लैक फंगस आया, इस तरह इट वाइप्ड आउट हाफ ऑफ द यूरोप 300 इयर्स अगो। ये तो ऐसे वक्तों में हमको बहुत केयरफुल रहकर अपने आप को मेंटल स्टैमिना बनाना जरूरी है, फिजिकल स्टैमिना बनाना जरूरी है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना अच्छा है, न्यूट्रिशनल सिस्टम को अच्छा है, हमारे दिमाग को जो है द माइंड इज द वेरी वेरी पावरफुल वेपन। इसको हम पहले से सोचेंगे कि वो आने से पहले हम खुद दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अगर ठान लें तो मेंटल पावर, मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म साइक्ड अप होना इंसान के लिए बहुत कारआमद हो सकता है और जिंदगी को हयात बख्शता है, मौत से बचाता है। मैं ये सही बात कर रहा हूँ क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर मर रहे हैं, इस वजह से मर रहे हैं, कोविड से नहीं मर रहे, कोविड के खौफ से, मौत से मर रहे हैं। थैंटोलॉजी कहते हैं डेथ ऑफ फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिसीज एंड फियर ऑफ डेथ। जो दो चीजें मिलते हैं तो इंसान का दिमाग एकदम स्टैग्नेंट होता, इंसल्ट होता, उसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंचते, ऑक्सीजन नहीं मिलता, रेजिस्टेंस नहीं रहता। तो इसके लिए हमको जरूरी है कि पहले तो मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट बता रहा हूँ, साइक्ड अप होना चाहिए कि हम इस कोरोना को डिफीट देंगे, हम कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे, जंग करेंगे, कोरोना के खिलाफ जिहाद करेंगे। ये अगर मेंटल स्टैमिना आएगा तो इवन वी हैव द कोविड इन्फेक्शन, वो उसका हमारे पर जितना असर नहीं होगा, इतना पैरालाइज नहीं हो सकेंगे, हम इतना डिबिलिटेट नहीं हो सकेंगे जितना प्रिपेयर ना होने की सूरत में होगा। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि गेट रेडी, बी रेडी, द फ्यूचर इज हियर, फ्यूचर इज नाउ। अभी से तुम हर आदमी को सोचना चाहिए कि हम पैदा किए गए किसी मकसद के लिए, तो हमको जिंदा रहना जरूरी है। इस्लाम में भी जान को बचाना अवलीन फर्ज है। And every human society need to know that saving your life, saving others' life is the most important good thing you can do. तो इसके लिए हमारे बारी साहब मैं ये कहूंगा कि मेंटल पावर, ये जो है मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मेंटल हाँ, उसको जो है साइकियाट्री में डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, मेंटल डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब ये हम बोलेंगे कि भाई मरना तो हर एक दिन हर एक को जाना ही यहाँ से, बट मरेंगे तो हम हिम्मत से रह के मरेंगे, जी भर के जिएंगे, खुशी से मरेंगे, अपने आप को डिफेंड करते हुए मरेंगे। ऐसा नहीं कि हम पैरालाइज होके मरेंगे। तो ये सरेंडर होना नहीं होना चाहिए। कहना मतलब यही है ना, सरेंडर ना करें, अपने आप ना करें, बिल्कुल साहब, पावरफुल बनकर जिए, हिम्मत से रहें जी। तो ये डॉक्टर साहब आप जो है मेडिकल लाइन से है, अब ये जो वैक्सीन आए हैं, वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोगों को हो रहा है, तो इसके माने ये है कि वैक्सीन पे से लोगों का एतबार जो है उठता चला जाएगा। वैक्सीन के बावजूद भी हो रहा है। चाइना जैसा डेवलप कंट्री है, हमारे पास तो उतना डेवलप नहीं है इसके, और हमारे पास जो वैक्सीन तैयार हो रही है, क्या उसकी एफिकेसी है कि वो जो है उसको जो है तो फाइट कर सके? देखिए साहब, ये जो वैक्सीन आया है इसमें एफिकेसी है एंड उसका हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट दिस चूंकि रोटेट एंड म्यूटेट कर रहा है, ये वायरस जैसा मैं बताया स्लिक है, बहुत बदमाश है ये जो वायरस है, इट्स मूविंग फास्टर देन वी कैन थिंक। हमेशा रूप बदल रहा है, एड्रेस बदल रहा है, पर्सनालिटी बदल रहा है, और उसको अटैक मैकेनिज्म बदल रहा है। तो इसके लिए इवन दो वी आर गेटिंग वैक्सीन, फिर भी हो रहा है। इसके जो है इसलिए हो रहा बारी साहब कि ये जो है चेंज कर रहा है अपना शेप, चेंज कर रहा है अपना बिहेवियर, बड़ा ट्रिकी है समझिए। मगर ऐसी सूरत में फिर भी मैं ये कहूंगा कि वैक्सीन लेना जरूरी है। इससे ये रूट आउट किया जा सकता है, नहीं कर सकता है? ये वायरस को रूट आउट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है?
जरूर रूट वी होप दैट आवर प्रोग्रेस इन वायरोलॉजी जो कर रहे हैं, यही मकसद उसका है कि इसको रूट आउट करें, स्टैंप आउट करें। मगर ये चैलेंज बड़ा चैलेंज है, मगर इससे ये नहीं हो सकता कि इसके बाद भी हो रहे हैं। मगर जो बाद में जो इन्फेक्शन होगा, जो वो वायरस आएगा, जो बीमारी आएगी, वो इतनी पोटेंट एंड पावरफुल नहीं रहेंगी जैसा ना लेने की सूरत में होगा। ना लेने की सूरत में यू विल सी द एक्सट्रीम डिफिकल्टीज एंड एक्सट्रीम लॉस। आदमी जो है 2-3 दिन में मर जा रहे थे। कई फैमिली इन वन फैमिली 5-6 डेथ इन वन द सेम फैमिली सेम हाउस। तो इसके लिए जरा सा सब्र होना है, हिम्मत करना है। डोंट गिव अप दैट द प्रोग्रेस इन साइंस एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन। मगर उसके साथ साथ ये नया जो वेरिएशन आ रहा है, बहरूपिया है, उसको हम जब तक कि वो अंडर कंट्रोल ना आए, वो लेना जरूरी है। मेरे ख्याल में तो उसको लेना जरूरी है। मैं भी लिया हूँ, फर्स्ट सेकंड और बूस्टर लिए। इसमें कोई साजिश नहीं है, इसमें कोई किसी को कोई फिरके को मारने का नहीं है किसी। दिस इज ऑल ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है। हर मुल्क में आया है, यूरोप में आया, अमेरिका में आया, सब जगह आया, पूरे एडवांस एंड डेवलप कंट्रीज में भी आया है। तो हमको ये नहीं कहने का हक है कि हमारा वैक्सीन नहीं कर रहा है। वो वैक्सीन जबरदस्त काम कर रहा है, बट चूंकि 2-3 मरतबा उसके रोटेशन आ रहे हैं। अभी लोग ये कह रहे हैं कि जून जुलाई में बड़ी भयानक लहर आने वाली है। अल्लाह करे कि ये ना सही ना हो, मगर फिर भी ये हो सकता है। जब शंघाई में आया है, टोक्यो में आ रहा है, साउथ कोरिया में आ रहा है, हांगकांग में आ रहा है, वो तो हमारे पड़ोसी हैं। जी जी तो जी। हम कैसे बच सकते हैं? दिस इज बियॉन्ड कॉमन सेंस। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो थ्योरी चल रही है, अमेरिका में चल रही है, ये पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से है या क्या है कि भाई चाइना ने जो तो तैयार किया, चाइना ने जो है ये किया, इसको फैलाया, वो किया। वहाँ मुख्तलिफ जो वेस्ट में ये चलते रहता है कि चाइना को किस तरह से नेल किया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई कंट्री ऐसा वायरस तैयार कर सकता है साइंटिफिकली? ऐसा कोई है, इम्कान है? साइंस में कोई गुंजाइश है ये? हाँ, देखिए, ये आप पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं, साइंटिफिक सवाल से हटकर पॉलिटिकल होगा। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं, जो चलता है, ये जो हाँ, सारी थ्योरीज जो चलती है ना, कि बार बार जो आ रहा है, तो उसी वजह से मैं कहा कि भाई वो जो पॉलिटिकल मकासद के लिए जो है, सियासी मकासद के लिए जो किया जाता है कि भाई चाइना को किस तरह डाउन करना है, क्या करना है, तो उस हवाले से जो आ रहा है, तो उसकी कोई बेस है या इसी हवा में है ये सिर्फ बस? देखिए साहब, ये सवाल तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। चाइना से तो निकला ये, बट इट्स नॉट जस्ट वन कंट्री। अमेरिका भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था डेवलप करने के लिए। तो जब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटली इट वाज रिलीज, तो ये तो सारी दुनिया का वो है। एक कंट्री इसमें ऐसा कोई क्लैंडनस्टाइन यानी बुरी नीयत से ऐसा काम नहीं किया है। और कोई ये नहीं है कि वहां के लोगों को मारे, क्योंकि अगर उनके लोग, ये ऐसी चीज है, अगर कोई दूसरे को मारा तो खुद पहले मरता। इसमें जी देयर जी। इज नो वे। तो इसके इसमें वी कैन ब्लेम चाइना, वी कैन ब्लेम अमेरिका। ये है वक्त का जो है, ये है वक्त इसके साथ था। ये हम लोग जो है, वी वर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज, पोल्यूट कर रहे थे वर्ल्ड को। ना हम अपने हाइजीन का नहीं देख रहे थे। आदमी बस अपनी सोच में लगा था। ये ऊपर वाला भी कुछ करता ना काम कभी कभी, तो जी उसकी जी भी हिकमत जो है अमल में आई है। तो इसको वी शुड नॉट टेक इट एज ए पॉलिटिक्स। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, हाँ क्यों चाइना या कर सकता है, वो देखिए, वो है, हो सकता है, वो है बायोलॉजिकल वारफेयर। अगर बायोलॉजिकल वारफेयर है, तो ये तो आपको मालूम है कि द वर्ल्ड हैज गॉन सो मैड एंड सो बैड, दे कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। जी। आखिरी सवाल मेरा ये है नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, कि मोहम्मद अली किले जो बॉक्सर रहे हैं, मरहूम हो चुके हैं, उनसे उनके आप मुशीर हैं, दिलचस्पी के खातिर, नाजरीन की दिलचस्पी के खातिर कुछ उनका कोई वाकया बता दें, और किस तरह से आप उनकी जो है तिब्बी मुशीर और भी जो कुछ भी आपने किया है उनके लिए। देखिए बारिश साहब, मोहम्मद अली, मे अल्लाह बी प्लीज विथ हिम एंड उनको जन्नत में आला मकाम मिले। बहुत सादा सीधा आदमी था, बहुत सीधा सादा। आई नेवर सीन दैट मच फेमस गाय। मेरे से मिलता तो भाई की तरह मिलता था, मेरे से मिलता तो हंसी मजाक करता, और जब मेरे घर को आता तो इंडियन खाने खा के बहुत खुश होता था।
और इंडियन परफ्यूम, ओ ब्रदर इट स्मेल सो गुड, वेयर डिड यू गेट फ्रॉम, हम उसको देना बोल के वो लेके जाता था। ही एडमायर्ड द परफ्यूम एंड ही एडमायर्ड द इंडियन फूड। और जो बचा हुआ रहता था वो बोलता था हमारे मिसेस से, सिस्टर कैन आई टेक दिस लेफ्ट ओवर फूड, आई डोंट वांट टू वेस्ट। वो था, दैट वाज वेरी सिंपलिसिटी। मेरे बच्चों के साथ खेलता, सिखाता। और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था, उनको बेशक इश्क था। कवालियों में सुनता, सीरत के जलसों में आता, आंखों में आंसू आते। और ये जात्रा, कार्निवाल, फेस्टिवल होते ना, वहां जाके इस्लाम का बेसिक फेथ का ब्रोशर्स बांटता था हमारे साथ। ही वॉज वेरी वेरी नाइस एंड इतना बड़ा आदमी होते, उसमें जो हम्बलनेस था, जो प्यार मोहब्बत थी, बच्चों को देखता तो बड़ा खुश होता, उठा लेता और ऐसा ट्रिक करता जैसा वो फ्लाई करना। तो वो बहुत सीधा साधा आदमी था। मैं उनसे पूछता था मजाक में, ये मोहम्मद अली, लेट मी टेल मी व्हाट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ अबाउट यू। वो बोलता था, ब्रदर I want to let you know that I want to be remembered as a person who has never or was afraid of anybody. I did not know what the fear was. And I want to tell my people not to fear. The only fear is to keep God in your mind and do good things. यही बोलता था, हमेशा यही बोलता था कि I have never known any fear. और बड़ा हंसमुख आदमी था, हंसता था बच्चों से, बड़े लोगों से। और मैं कई मर्तबा उसको मेरे साथ हॉस्पिटल्स ले गया, बच्चों के, चिल्ड्रंस के। उसको बोलता नहीं था मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। ओके, इफ यू वांट टू टेक मी आई एम रेडी। कभी ये नहीं, इतना बड़ा आदमी होते ये नहीं कहा कि कैसा मैं इसका टाइम टेबल बनाओ, सेक्रेटरी से मिलो। ही डिड नॉट नो। वो बिल्कुल मुखलिस आदमी था, सिंसियर आदमी था, बहुत सिंपल आदमी था। और he had good understanding of human life. Everybody loved him. Christian, Jews, Hindus, Muslims, everybody loved him. ये उसका बड़ा पावरफुल था। जी जी जी, हाँ, इम्तियाज। हाँ। जी जी। तो बहुत शुक्रिया कुतुबुद्दीन साहब, सालार के नाज़रीन को जो है इस मौके पर रहनुमाई करने के लिए। हमारे कुतुबुद्दीन साहब बता रहे हैं कि अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है ईद के मौके पर, ख़ास तौर से क्योंकि ईद के मौके पर बड़े-बड़े इज्तिमात होंगे नमाज ईद के, तो उस हवाले से हमें खासी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया आपने, और मोहम्मद अली किले के बारे में भी, मोहम्मद अली किले साहब के बारे में भी बताया, दिलचस्प बातें बताई। हम किसी और मौके पर आपसे और भी मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। माय प्लेजर। खुदा हाफिज़।